Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, this is part 2 of class 7th history second chapter New Kings and Kingdoms. इस चैप्टर की पार्ट 1 वीडियो में हमने कुछ न्यू डायनेस्टीज के बारे में पढ़ा कि वो कैसे इमर्ज हुई, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था. अब ऐसी ही एक डायनेस्टी द चोलास को हम डिटेल में रीड करेंगे. आवर फर्स्ट टॉपिक इज अ क्लोजर लुक टू द चोलास. सबसे पहले आपको एक मैप गिवन है जिसमें कि चोला किंगडम और उसके नेबर्स को शो किया गया है. ये देखिए रेड कलर से जो ये आपको रीजन दिया गया है, ये एक टाइम पीरियड पर चोला डायनेस्टी के अंडर था. और नॉर्थ में जो ये इसकी बाउंड्री है, ये फ्लक्चुएटिंग फ्रंटियर है, बाउंड्री चेंज होती रहती थी. ऑब्वियसली जो नेबरिंग किंग्स हैं उनके साथ लड़ाइयाँ होती थी. आप जीत गए तो एक्सपेंशन होगा किंगडम का, हार गए तो कुछ पार्ट आपको लूज भी करना पड़ेगा. नेबर्स कौन कौन थे? यादव्स, चालुक्यास, कलिंग्स एंड कदम्स. कुछ डायनेस्टीज के नाम आपको अंदर भी दिए हैं इस रीजन के, जैसे कि काकातियाज हैं, साउथ कलिंग, वेंगी, देन बनवासी, गंगावादी, नोलामवादी एंड पांड्याज. अब हुआ क्या होगा, जब चोला एम्पायर छोटा होगा तब हो सकता है ये उसके नेबर्स रहे हों, पड़ोसी किंगडम्स रहे हों. बाद में उन्होंने कॉन्कर किया उसको और अभी वो फाइनली चोला डायनेस्टी का ही पार्ट है. इन सभी किंगडम्स को देख लीजिए बिकॉज बाद में जब इनके नाम मेंशन होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ पर रूल कर रहे थे. फ्रॉम उरायूर टू तंजावुर, उरायूर से तंजावुर तक. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डिड द चोलास राइज टू पावर. अभी सवाल ये है कि चोलास पावर में कैसे आए. सो अ माइनर चीफली फैमिली नोन एज मुत्तारय्यार हेल्ड पावर इन कावेरी डेल्टा. कावेरी डेल्टा में उस टाइम एक चीफ की फैमिली बहुत पावरफुल थी जिसका नाम था मुत्तारय्यार. देवर सबॉर्डिनेट टू द पल्लवा किंग ऑफ कांचीपुरम. कांचीपुरम के पल्लवा किंग के ये सबॉर्डिनेट थे. विजालिया हु बिलोंग टू द एंशिएंट चीफली फैमिली ऑफ द चोलास फ्रॉम उरायूर. ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है चोला डायनेस्टी के लिए. विजालिया ये एंशिएंट टाइम पर उरायूर के चोल फैमिली से बिलोंग करते थे, यानी कि जो चोला डायनेस्टी है आज के टाइम पर एक्चुअली में वो पहले एक चीफली फैमिली थी उरायूर की. अब उरायूर से तंजावुर ये कैसे पहुंचे, तो एक पर्सन थे विजालिया, ही कैप्चर्ड द डेल्टा फ्रॉम मुत्तारय्यार इन द मिडल ऑफ 9th सेंचुरी. 9th सेंचुरी के मिडल में यानी कि 850 के अराउंड इन्होंने कावेरी डेल्टा को कैप्चर कर लिया मुत्तारय्यार फैमिली से. ही बिल्ड द टाउन ऑफ तंजावुर. तंजावुर टाउन इन्होंने बनाया उसके बाद, एंड अ टेम्पल फॉर गॉडेस निशुम्भ सूदिनी देयर, और वहाँ पर गॉडेस देवी निशुम्भ सूदिनी के लिए टेम्पल भी बनवाया. द सक्सेसर्स ऑफ विजालिया कॉन्कर्ड नेबरिंग रीजन्स एंड द किंगडम ग्रू इन साइज एंड पावर. अभी जो विजालिया के सक्सेसर्स थे, बाद में आने वाले जो किंग्स थे चोला डायनेस्टी के, उन्होंने आसपास के रीजन्स को कॉन्कर किया, जीता और किंगडम को साइज और पावर में और ग्रो कराया और बड़ा बनाया. द पांड्याज एंड द पल्लवास टेरिटरीज टू द साउथ एंड नॉर्थ वर मेड पार्ट ऑफ दिस किंगडम. पांड्याज की जो टेरिटरी थी साउथ में और पल्लवास नॉर्थ में, उसको इन्होंने अपने किंगडम का पार्ट बना लिया. ये देखिए ये कावेरी रिवर है, बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती है जिसको कि हम डेल्टा बोलते हैं. अब डेल्टा के आसपास का जो रीजन है वो बहुत फर्टाइल होता है, उसकी फर्टिलिटी बहुत हाई होती है. तो जिसके भी अंडर ये एरिया होगा वो पर्सन बहुत वेल्दी होगा, वेल्थ होगी तो पावर होगी. यही रीजन रहा होगा कि विजालिया ने इसको कैप्चर किया मुत्तारय्यार फैमिली से, यहाँ पर अपना किंगडम स्टैब्लिश किया. उसके बाद उसके जो सक्सेसर्स रहे, आने वाले जो राजा रहे, उन्होंने इसको फर्दर एक्सपैंड किया. और उसके बाद हमने देखा कि ऑलमोस्ट पूरे साउथ इंडिया में एक टाइम पीरियड पर चोला डायनेस्टी रूल कर रही थी. राजराज वन कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर. राजराज वन को चोल डायनेस्टी का सबसे पावरफुल रूलर माना जाता है. बिकेम किंग इन 1985 में वो राजा बने एंड एक्सपैंडेड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दीज एरियाज. जिन एरियाज को अभी आप देख रहे हैं उसके ज़्यादातर पार्ट पर इन्होंने ही कंट्रोल स्टैब्लिश किया था. ही ऑल्सो रीऑर्गेनाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर. एम्पायर को किस तरीके से एडमिनिस्टर किया जाएगा उन सभी रूल्स को भी इन्होंने रीऑर्गेनाइज किया. राजराज सन राजेंद्र वन कॉन्टिन्यूड हिज पॉलिसीज. इनके जो सन थे राजेंद्र वन, उन्होंने भी इनकी पॉलिसीज को कंटिन्यू किया एंड इवन रेडेड द गंगा वैली. अभी देखिए कहाँ साउथ में ये रूल कर रहे थे, पूरे डेक्कन को छोड़ के ऊपर नॉर्थ में गंगा वैली तक भी इन्होंने रेड किया. श्रीलंका and countries of Southeast Asia, developing a navy for these expeditions. Southeast Asia तक ये गए और इन एक्सपीडिशंस के लिए, लॉन्ग जर्नीज के लिए इन्होंने एक नेवी भी डेवलप की. इसको हम मैप में एक बार देख लेते हैं. यहाँ पर येलो कलर से चोला टेरिटरी को शो किया गया, यानी कि वो एरियाज जो इनके डायरेक्ट कंट्रोल में थे. साउथ इंडिया का ये पार्ट प्लस श्रीलंका. ग्रीन एरियाज में भी इनका इन्फ्लुएंस रहा है, लेकिन इन रीजन्स पर इन्होंने कभी रूल नहीं किया. अभी हुआ क्या होगा, इंडिया में ऊपर मान लीजिए वेस्ट बंगाल तक गए, जहाँ पर पाल डायनेस्टी रूल कर रही थी, उन्होंने इस एरिया को जीता.
यहाँ पर या तो आपने किसी सबऑर्डिनेट को स्टैब्लिश कर दिया या फिर राजा को बोला कि आप रूल करते रहिए, लेकिन टाइम टू टाइम हमें गिफ्ट्स और टैक्सेस मिलते रहने चाहिए। और अगर आप साउथ ईस्ट एशिया में देखें तो नीचे इंडोनेशिया तक इनका इन्फ्लुएंस रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि चोल डायनेस्टी की जो नेवी थी वो कितनी पावरफुल रही होगी। नेक्स्ट इज स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर। शानदार मंदिर और ब्रॉन्ज कांसे की बनी हुई मूर्तियां। द बिग टेम्पल्स ऑफ थंजावुर एंड गंगाईकोंडा चोलापुरम बिल्ट बाय राजराज एंड राजेंद्र। राजराज और राजेंद्र ने इस टाइम पर जो बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाए तंजावुर और गंगाईकोंडा चोलापुरम में, दीज आर आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचरल मार्वल्स। इनको आर्किटेक्चर और स्कल्पचर पॉइंट ऑफ व्यू से मार्वल्स यानी कि चमत्कार कहा जाता है। उस टाइम पर इतने इंप्रेसिव, इतने स्प्लेंडेड टेम्पल्स बनवाना। ये एक पिक्चर भी यहाँ पर आपको गिवन है, द टेम्पल एट गंगाईकोंडा चोलापुरम। गंगाईकोंडा चोलापुरम का ये टेम्पल है। नोटिस द वे इन विच द रूफ टेपर्स। अब देखिए ध्यान से रूफ कैसे टेपर हो रही है, जैसे जैसे ऊपर आप जाएंगे वो नैरो होती जाएगी। ऑल्सो लुक एट द इलेबोरेट स्टोन स्कल्पचर्स यूज टू डेकोरेट द आउटर वॉल्स। यहाँ पर आउटर वॉल्स को डेकोरेट करने के लिए कैसे स्टोन को कार्व करके, स्टोन्स को कट करके ये स्कल्पचर्स बनवाए गए हैं डेकोरेशन के लिए। गंगाईकोंडा चोलापुरम को एक बार मैप में देख लेते हैं। ये था तंजावुर और ये है गंगाईकोंडा चोलापुरम, दोनों ही करंटली तमिलनाडु में है। चोला टेम्पल्स ऑफन बिकेम द न्यूक्लियाई ऑफ सेटलमेंट्स विच ग्रू अराउंड देम। चोला के टाइम पे जो टेम्पल्स थे उनको सिर्फ डिटीज की मूर्तियां रखने के लिए या फिर वर्शिपिंग पूजा के लिए ही नहीं यूज किया जाता था। लोग आकर उनके चारों तरफ सेटल डाउन होते थे, तो वो न्यूक्लियस थे सेटलमेंट का। दीज वर सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। क्राफ्टमैन भी वहां पर आकर रहते थे, तो क्राफ्ट प्रोडक्शन का भी सेंटर थे। टेम्पल्स वर ऑल्सो एंडाउड विद लैंड बाय रूलर्स एज वेल एज बाय अदर्स। रूलर्स और बाकी जो किंगडम के रिच लोग थे वो टेम्पल को लैंड दिया करते थे, जमीन अपनी होती थी टेम्पल्स की। द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड, और उस जमीन से जो प्रोडक्शन होती थी वो इट वेंट इनटू मेंटेनिंग ऑल द स्पेशलिस्ट्स हु वर्क एट द टेम्पल। टेम्पल में जो स्पेशलिस्ट काम किया करते थे उनके मेंटेनेंस में वो प्रोडक्शन यूज की जाती थी। एंड वेरी ऑफन लिव नियर इट, और अक्सर ये जो लोग थे जो टेम्पल में रहते थे उसका रख रखाव करते थे, वो टेम्पल के आसपास ही रहते थे, जैसे कि प्रीस्ट जो वहाँ पर पूजा किया करते थे, गार्लैंड मेकर्स जो कि माला बनाया करते थे, कुक्स क्योंकि बहुत लोगों का खाना बनता था तो टेम्पल्स के अपने कुक्स होते थे, स्वीपर्स उसकी साफ सफाई के लिए, म्यूजिशियंस गाने के लिए, डांसर्स एट्सेट्रा। इन अदर वर्ड्स टेम्पल्स वर नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ वर्शिप, वो सिर्फ वर्शिप का प्लेस ही नहीं थे, पूजा की जगह नहीं थे, देवर द हब ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ एज वेल। कल्चरल लाइफ कैसे, क्योंकि वहाँ पर म्यूजिशियंस थे, डांसर्स थे जो कि कल्चर को प्रिजर्व करके रख रहे थे, एंड इकोनॉमिकली तो डेवलप हो ही रहे थे, चारों तरफ जो लोग आकर रह रहे थे, एंड धीरे धीरे लोगों के सोशल ग्रुप्स भी फॉर्म हो रहे थे। अमंग्स द क्राफ्ट्स एसोसिएटेड विद टेम्पल्स द मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेजेस वॉज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव। बहुत सारे क्राफ्ट्स वहाँ पर डेवलप हुए, लेकिन उसमें सबसे जो अलग था वो था ब्रॉन्ज की इमेज बनाना। चोलास ब्रॉन्ज इमेजेस आर कंसिडर्ड अमंग द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे फाइनेस्ट आर्ट मानी जाती थी वो चोला के टाइम पर जो ब्रॉन्ज इमेज बनती थी। एक एग्जाम्पल यहाँ पर आपको गिवन भी है। वाइल मोस्ट इमेजेस वर ऑफ डीटीज, इनमें से ज़्यादातर जो इमेजेस हैं वो डीटीज की ही थी, जिन भी देवी देवताओं को लोग उस टाइम पर मानते होंगे। समटाइम्स इमेजेस वर मेड ऑफ डिवोटीज एज वेल, लेकिन कई बार डिवोटीज की, भक्तों की भी कुछ इमेजेस बना दी जाती थी। आगे आते हैं, नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन। खेती और इरीगेशन, सिंचाई कैसे होती थी उस टाइम पर। मैनी ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ द चोलास वर मेड पॉसिबल थ्रू न्यू डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर। चोलास की जो अचीवमेंट्स हैं उसमें से ज़्यादातर एग्रीकल्चर में नई डेवलपमेंट्स की वजह से ही पॉसिबल हो पाई है। लुक एट मैप 2 अगेन, मैप 2 को देखिए फिर से। नोटिस दैट रिवर कावेरी ब्रांचेज ऑफ इनटू सेवरल स्मॉल चैनल्स बिफोर एम्प्टिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले रिवर कावेरी बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स में स्प्लिट हो जाती है, और ज्योग्राफी में हम इन्हें डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। ज़्यादातर रिवर्स ऐसे ही बिहेव करती है। दीज चैनल्स ओवरफ्लो फ्रीक्वेंटली, ये जो डिफरेंट चैनल्स हैं जनरली ओवरफ्लो करते हैं पानी से। डिपॉजिटिंग फर्टाइल सॉइल ऑन द बैंक्स, अपने बैंक्स पर फर्टाइल जो सॉइल है उसको डिपॉजिट कर देते हैं। वाटर फ्रॉम द चैनल्स ऑल्सो प्रोवाइड द नेसेसरी मॉइस्चर फॉर एग्रीकल्चर। इन चैनल्स से एग्रीकल्चर के लिए नेसेसरी जो वाटर है, जो मॉइस्चर है वो भी मिल जाता है क्रॉप्स को, पर्टिकुलरली द कल्टिवेशन ऑफ राइस। और यहाँ पर राइस कल्टीवेशन बहुत होता है। ये आपने सुंदरबन डेल्टा के टाइम पर भी देखा होगा कि वहाँ पर मैंग्रोव्स जहाँ पर है उसके पीछे पैडी फील्ड्स आपको बहुत मिलेंगे। ऑलमोस्ट सभी रिवर्स के डेल्टाज में राइस बहुत ग्रो होता है क्योंकि पानी उसको बहुत मिल जाता है। सो सिमिलरली ये कावेरी डेल्टा के इस पर भी हमने देखा।
ऑल्दो एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड अर्लियर इन सम पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के कुछ पार्ट्स में एग्रीकल्चर पहले भी डेवलप हो चुका था. इट वॉज ओनली फ्रॉम द 5th और 6th सेंचुरी दैट दिस एरिया वॉज ओपन अप फॉर लार्ज स्केल कल्टिवेशन. लेकिन 5th और 6th सेंचुरी के बाद यहाँ पर कल्टिवेशन लार्ज स्केल पर होने लगा. फॉरेस्ट हैड टू बी क्लियर्ड इन सम रीजन्स, कुछ रीजन्स में फॉरेस्ट को काट के उसको एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया गया. लैंड हैड टू बी लेवल्ड इन अदर एरियाज, कुछ एरियाज में लैंड को लेवल अप किया गया. इन द डेल्टा रीजन एम्बैंकमेंट्स हैड टू बी बिल्ट टू प्रिवेंट फ्लडिंग, फ्लडिंग ना हो, बाढ़ ना आए, उसके लिए एम्बैंकमेंट्स बनाए गए. एंड कैनल्स हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड, कैनल्स नहरों को कंस्ट्रक्ट कराया गया टू कैरी वाटर टू द फील्ड्स, जो कि फील्ड्स तक उस पानी को लेकर जाएगी. इन मैनी एरियाज 2 क्रॉप्स वर ग्रोन इन अ ईयर, ज़्यादातर एरियाज में एक साल में 2 क्रॉप्स उगाई जाती थी. इन मैनी केसेज इट वॉज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली, कई सारे केसेस में ये कंपलसरी कर दिया गया था, ज़रूरी था कि आपको क्रॉप को वाटर करना है आर्टिफिशियल. एक तो नेचुरली होता है कि रेन बारिश जब पड़ेगी तब अपने आप उसको पानी मिल जाएगा, एक है जब हम वाटर करते हैं, इरीगेट करते हैं, तो वो कंपलसरी कर दिया गया था. अ वैरायटी ऑफ मेथड वर यूज्ड फॉर इरीगेशन, बहुत सारे मेथड्स यूज़ किए जाने लगे थे इरीगेशन के लिए. इन सम एरियाज वेल्स वर डग, कुछ एरियाज में कुएं खोदे गए. इन अदर प्लेसेस ह्यूज टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर, कुछ एरियाज में बड़े बड़े टैंक्स बनाए गए जिनमें कि रेन वाटर वो कलेक्ट करते थे. रिमेंबर दैट इरीगेशन वर्क रिक्वायर प्लानिंग, ध्यान रखिएगा इरीगेशन के लिए प्लानिंग चाहिए. ऑर्गेनाइजिंग लेबर एंड रिसोर्सेज, मेंटेनिंग दीज वर्क्स एंड डिसाइडिंग ऑन हाउ वाटर टू बी शेयर्ड, और आपको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा चीज़ों को, काम को, और ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वाटर को कैसे आप शेयर करेंगे. मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स एज वेल एज पीपल लिविंग इन विलेजेस took an active interest in these activities, और ज़्यादातर जो नए रूलर्स थे, जो गांव में रहने वाले लोग थे, वो इन सभी कामों में इंटरेस्ट शो कर रहे थे. द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, एम्पायर को अब कैसे एडमिनिस्टर किया जाएगा. हाउ वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज, एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता था. सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स नोन एज उर, पीजेंट्स का जो सेटलमेंट था जहाँ पर बहुत सारे पीजेंट्स रहते थे उसको उर कहा जाता था. बिकेम प्रॉस्पेरस विद द स्प्रेड ऑफ इरीगेशन, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में जैसे इरीगेशन आया तो क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा, इससे जो पीजेंट्स थे वो प्रॉस्पेरस हो गए, अमीर हो गए. ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस फॉर्म लार्जर यूनिट कॉल्ड नाडू. सो पीजेंट्स के ग्रुप को उर कहा जाता था, ये लोग एक गांव में रहते थे, फिर दूसरे गांव में और भी पीजेंट्स रहते होंगे, उनका अलग उर होगा, तो बहुत सारे विलेजेस को मिलकर एक नाडू बनता था. द विलेज काउंसिल एंड द नाडू परफॉर्म सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, तो विलेज का जो विलेज की एक काउंसिल होती थी और ये जो बहुत सारे विलेजेस का ग्रुप था जिसको नाडू कहा जाता था, दोनों मिलकर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस परफॉर्म किया करते थे, इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग जस्टिस, जस्टिस मिले सबको, न्याय हो, अगर कोई डिस्प्यूट हो गई है पीजेंट्स के बीच में उसको ये सॉल्व करते थे. एंड कलेक्टिंग टैक्सेस, और उनसे टैक्स कलेक्ट किया करते थे. Rich peasants of the Velala caste exercise considerable control over the affairs of the Nadu under the supervision of the central Chola government. अभी यहाँ पर वेलाला कास्ट, कास्टिज्म आ गया है. वेलाला कास्ट के जो कुछ रिच पीजेंट्स हुआ करते थे उनका एक अच्छा खासा कंट्रोल था इन नाडू के सभी अफेयर्स पर. नाडू जो भी काम करती थी उसको ये कंट्रोल करते थे, और ये राइट इनको सेंट्रल चोला गवर्नमेंट ने दिया हुआ था, वो उनको सुपरवाइज भी करती थी. द चोला किंग गेव सम रिच लैंड ऑनर्स टाइटल्स, जो उस टाइम के रिच कुछ लैंड ऑनर्स थे उनको चोला किंग की तरफ से टाइटल्स दिए जाते थे, लाइक मुवेंद वेलन. वेलन पीजेंट्स को कहा जाता था. अ वेलन और पीजेंट सर्विंग 3 किंग्स, एक ऐसा पीजेंट जो कि 3 किंग्स को सर्व कर रहा है, या फिर अराइयार जिसका मतलब था चीफ, सरदार, एट्सेट्रा. एज मार्कर्स ऑफ रिस्पेक्ट, ये एक तरीके से मार्क था कि हम आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं. एंड एंट्रस्टेड देम विद इम्पॉर्टेंट ऑफिस ऑफ द स्टेट एट द सेंटर, और आपका ये एक इम्पॉर्टेंट ऑफिस है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको दिया गया, यानी कि ताकि वो इंपॉर्टेंट फील करे, रिस्पेक्टेड फील करे, उसके लिए कुछ टाइटल्स उन लोगों को दे दिए जाते थे. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ लैंड. लैंड के कुछ टाइप्स हुआ करते थे. चोला इंस्क्रिप्शंस मेंशन सेवरल कैटेगरीज ऑफ लैंड, जैसे कि ये है वेलन वगाई, लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पीजेंट प्रोप्राइटर्स, ऐसे पीजेंट्स जो ब्राह्मण्स नहीं थे उनकी लैंड को वेलन वगाई कहा जाता था. नेक्स्ट इज ब्रह्मदे, लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स को जो लैंड दी जाती थी उसको ब्रह्मदे कहा जाता था. नेक्स्ट इज शाला भोग, लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल, स्कूल के मेंटेनेंस के लिए जो ज़मीन दी गई है उसको शाला भोग कहा जाता था. देवदान और तिरुन मट्टुकनी, लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स, टेम्पल्स को जो लैंड दी जाती थी उसको देवदान या फिर तिरुन मट्टुकनी कहते थे. लास्ट वन इज पल्लीचंदम, पल्लीचंदम लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशंस. We have seen that Brahmins often received land grants or Brahmde.
हमने देखा कि ब्राह्मण्स को अक्सर लैंड दी जाती थी ग्रांट के तौर पर, जिसको ब्रह्मदेव बोलते थे, और इसको प्रॉपरली रिकॉर्ड किया जाता था कॉपर प्लेट्स के ऊपर। कुछ एग्जाम्पल्स आपने देखे हैं चैप्टर में पहले। एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से अ लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण सेटलमेंट इमर्ज्ड इन कावेरी वैली एज इन अदर पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। अब जो लैंड दी जाती थी, ऐसा नहीं कि कोई छोटा मोटा पार्ट दे दिया, वो बहुत बड़ी होती थी। एक एग्जाम्पल आपको ऊपर दिया गया है कि किस तरीके से उसमें बहुत सारे विलेजेस हैं, रिवर्स हैं, कैनल्स हैं, वेल्स हैं, एंड गार्डन, ऑर्चर्ड, पैस्चर्स। तो बहुत बड़ा एरिया देने की वजह से हुआ क्या कि ब्राह्मण सेटलमेंट इमर्ज होने लगा कावेरी वैली और जो अदर पार्ट थे साउथ इंडिया के उसमें। ईच ब्रह्मदेव वॉज लुक आफ्टर बाई एन असेंबली और सभा ऑफ प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर्स। तो हर एक जो ये ब्रह्मदेव था, इसको कौन लुक आफ्टर करता था? एक असेंबली होती थी प्रोमिनेंट ब्राह्मण्स की, जिसको सभा कहा जाता था, वो इसकी देखभाल करता था। दीज असेंबलीज वर्क वेरी एफिशिएंटली, बहुत एफिशिएंटली ये काम करती थी। देयर डिसीजंस वर रिकॉर्डेड इन डिटेल इन इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस में जनरली ऑन द स्टोन वॉल ऑफ टेम्पल्स में जो ये डिसीजन लेती थी वो वहाँ पर लिखे जाते थे। एसोसिएशंस ऑफ ट्रेडर्स नोन एज नगरम्स ऑल्सो ओकेजनली परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इन टाउन। टाउन में एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन जनरली जो ट्रेडर्स, जो व्यापारी होते थे, जिनको कि नगरम्स कहा जाता था, वो भी परफॉर्म करते थे कभी कभी, ओकेजनली। इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम उत्तरामेरूर इन चिंगलेपुट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु। तमिलनाडु के चिंगलेपुट डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है उत्तरामेरूर, वहाँ पर कुछ इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। दे प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द वे इन विच द सभा वॉज ऑर्गेनाइज्ड। उसमें डिटेल्ड तरीके से लिखा हुआ है कि कैसे सभा ऑर्गेनाइज की जाती थी। द सभा हैड सेपरेट कमिटीज टू लुक आफ्टर इरीगेशन वर्क, गार्डन्स, टेम्पल्स। इरीगेशन वर्क कैसे होगा, गार्डन्स, टेम्पल्स कैसे बनेंगे, इनके लिए सभा में अलग अलग कमिटीज बनाई जाती थी। नेम्स ऑफ दोज एलिजिबल टू बी मेंबर्स ऑफ दीज कमिटीज वर रिटन ऑन स्मॉल टिकट्स ऑफ पाम लीव्स। जो भी एलिजिबल है इन कमिटीज़ के मेंबर बनने के लिए, पाम लीव्स के ऊपर उनके नाम लिख दिए जाते थे। दीज टिकट्स वर पुट इनटू एन अर्दनवेयर पॉट। उसके बाद मिट्टी के एक पॉट में इन सभी टिकट्स को डाल दिया जाता था, उन पत्तों को जिनके ऊपर नाम लिखे हुए हैं लोगों के। फ्रॉम विच अ यंग बॉय वॉज आस्क्ड टू टेक आउट वन टिकट, टेक आउट द टिकट्स। एक बच्चे को बुलाया जाता था टिकट्स निकालने के लिए, जितने भी मेंबर्स की उन्हें ज़रूरत है उस पर्टिकुलर कमेटी में, 1 by 1 फॉर ईच कमेटी, हर एक कमेटी के लिए। यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दिया है इंस्क्रिप्शन एंड टेक्स्ट का। हु कुड बी अ मेंबर ऑफ सभा, सभा का मेंबर कौन बन सकता है? द उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन लेज डाउन। यहाँ पर उत्तरामेरूर के इंस्क्रिप्शन में जो लिखा है वो यहाँ पर लिखा गया, ऑल दोज हु विश टू बिकम मेंबर्स ऑफ सभा शुड बी, जो भी मेंबर बनना चाहते हैं सभा के, ये कंडीशन है, ऑनर ऑफ लैंड फ्रॉम विच लैंड रेवेन्यूज कलेक्टेड। उनके पास ज़मीन होनी चाहिए, ज़मीन के ऑनर वो होने चाहिए जिससे कि रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता हो। दे शुड हैव देयर ओन होम्स, खुद के उनके घर हो। दे शुड बी बिटवीन 35 to 70 ईयर्स ऑफ एज, 35 to 70 उनकी एज होनी चाहिए। दे शुड हैव नॉलेज ऑफ वेदास, वेद की नॉलेज उन्हें हो। दे शुड बी वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड ऑनेस्ट हो, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में वेल वर्स्ड हो। इफ एनी हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ एनी कमिटी इन द लास्ट 3 ईयर्स, अगर कोई भी पर्सन पिछले 3 सालों में किसी भी कमेटी का मेंबर रहा है, ही कैन नॉट बिकम ए मेंबर ऑफ अनदर कमिटी, वो दूसरी कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता। ये कंडीशंस थी। एंड एनीवन हु हैज़ नॉट सबमिटेड हिज अकाउंट्स एंड दोज ऑफ हिज रिलेटिव्स कैन नॉट कॉन्टेस्ट द इलेक्शंस, जिसने कि अपने या फिर अपनी फैमिली में से किसी रिलेटिव के अकाउंट्स को अब तक सबमिट नहीं किया, वो भी इस इलेक्शन में कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता था। वाइल इंस्क्रिप्शंस टेल अस अबाउट किंग्स एंड पावरफुल मैन, ऑब्वियसली आम लोग इंस्क्रिप्शंस को नहीं एनग्रेव करा सकते थे, तो इंस्क्रिप्शंस पर किंग्स और पावरफुल लोगों के बारे में ही लिखा गया है। हियर इज एन एक्सर्ट फ्रॉम पेरियापुरम, अ 12th सेंचुरी तमिल वर्क। यहाँ पर पेरियापुरम जो कि 12th सेंचुरी में तमिल में लिखा गया है, उसका कुछ पार्ट आपको गिवन है, विच इन्फॉर्म अस अबाउट द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन। आम लोगों की लाइफ कैसे चल रही थी उस टाइम पर, उसके बारे में यहाँ आपको बताया गया है। On the outskirts of Adanur was a small hamlet of Pulayas. अदानूर जगह के आउटस्कर्ट्स पर बाहर की तरफ एक छोटा सा विलेज, एक सेटलमेंट थी पुलायास की। पुलायास एक नाम था विच इज़ यूज्ड फॉर अ सोशल ग्रुप कंसिडर्ड आउटकास्ट बाय ब्राह्मण्स एंड वेलालास। ब्राह्मण्स एंड वेलालास इस सोशल ग्रुप के लोगों को आउटकास्ट मानते थे कि ये हमारे साथ नहीं रह सकते हैं। स्टार्टेड विद स्मॉल हट्स अंडर ओल्ड थैचेस, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी हट्स हैं से भरा हुआ है वो, जिसके ऊपर पुराने थैचेस लगे हुए हैं। एंड इनहेबिटेड बाय एग्रेरियन लेबरर्स एंगेज्ड इन मीनियल ऑक्यूपेशन, और बहुत सारे लेबरर जो मजदूर लोग हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, वो वहाँ पर रहते हैं, या फिर कोई छोटा मोटा जो ऑक्यूपेशन करते हैं। इन द थ्रेशोल्ड ऑफ द हट्स कवर्ड विद
स्ट्रिप्स ऑफ लेदर्स, लिटिल चिकन्स मूव, तो स्ट्रिप ऑफ लेदर से उनके जो थाचेज हैं वो कवर्ड हैं, छोटे छोटे चिकन्स मूव कर रहे हैं, वहाँ पर मुर्गी के बच्चे घूम रहे हैं ग्रुप में। एक सीन आपको बताया गया, डार्क चिल्ड्रन हु वॉर ब्रेसलेट्स ऑफ ब्लैक आयरन वर prancing अबाउट कैरिंग लिटिल पपीज, उनके जो बच्चे हैं वो डार्क कलर के हैं, हाथों में ब्रेसलेट पहना हुआ है ब्लैक आयरन और का, देन पपीज को लेकर पपीज को वो कैरी कर रहे हैं। इन द शेड ऑफ मरुदू ट्री, मरुदू अर्जुन के पेड़ को बोला जाता था। फीमेल लेबरर पुट हर बेबी टू स्लीप ऑन अ शीट ऑफ लेदर, एक फीमेल लेबरर ने अपने बच्चे को लेदर की शीट पर रख दिया सुलाने के लिए। देयर वर मैंगो ट्रीज फ्रॉम हुज ब्रांचेस ड्रम्स वर हैंगिंग एंड अंडर द कोकोनट पाम इन लिटिल हॉलोज ऑफ द ग्राउंड टाइनी हेडेड बिचेस ले आफ्टर वेल्पिंग। सो बहुत सारे मैंगो के पेड़ हैं जिनकी ब्रांचेस से ड्रम्स लटके हुए हैं, और वहीं पर कोकोनट पाम के नीचे थोड़े ग्राउंड पर कुछ होल्स हैं जहाँ पर टाइनी हेडेड जो बिचेस हैं वो लेटी हुई है वेल्पिंग, अपने बेबीज को बर्थ देने के बाद। द रेड क्रेस्टेड कॉक्स क्राउंड बिफोर डॉन कॉलिंग द ब्राउनी पुलाइयाज टू देयर डेज वर्क, तो दिन होने से पहले रेड क्रेस्टेड जो कॉक्स थे वो अपनी बांग से इनको उठा दिया करते थे पुलाइयाज को। एंड बाय डे अंडर द शेड ऑफ कांजी ट्री की शेड के छाया के नीचे स्प्रेड द वॉइस ऑफ वेवी हेयर्ड पुलाइया वुमेन सिंगिंग एज दे वर हस्किंग पैडी, जब वो पैडी को हस्क कर रही होती थी सो उनके गाने की आवाज़ आपको सुन सकती थी। ये आम लोगों की लाइफ के बारे में बताया हुआ है कि सबकी लाइफ ऐसी ही नहीं थी कि सभी लैंड ऑनर्स हैं, किंगडम को एक्सपैंड करने के लिए लड़ाइयाँ हो रही है, कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको डेली लिविंग को अर्न करना ही उनके लिए बहुत मुश्किल था। एक और फैक्ट यहाँ पर आपको दिया हुआ है एल्सवेयर, ये तो हमने इंडिया में देखा, अब इस टाइम पर बाकी जगहों पर क्या हो रहा था। चाइना अंडर द टैंग डायनेस्टी, थोड़ा सा आपको बताया हुआ है चाइना टैंग डायनेस्टी के अंडर में कैसा था। इन चाइना एन एम्पायर वॉज स्टैब्लिश्ड अंडर द टैंग डायनेस्टी, के अंडर एक एम्पायर स्टैब्लिश किया गया चाइना में, विच रिमेन इन पावर फॉर अबाउट 300 ईयर्स, 300 सालों तक वो पावर में रहा, 7 से लेकर 10th सेंचुरी में। उसकी कैपिटल थी जियांग, वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड में की लार्जेस्ट सिटीज़ में से वो एक थी, जिसको बहुत सारे लोग टर्की से, ईरान से, इंडिया से, जापान से, कोरिया से विजिट करने के लिए जाते थे। द टैंग एम्पायर वॉज एडमिनिस्टर्ड बाई अ ब्यूरोक्रेसी इसको एडमिनिस्टर करती थी, रिक्रूटेड थ्रू एन एग्जामिनेशन, जिसमें लोगों को रिक्रूट किया जाता था ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बनने के लिए एग्जामिनेशन के थ्रू, विच वॉज ओपन टू ऑल, वो सभी के लिए ओपन था, कोई भी बैरियर नहीं था, हु विश टू अपीयर फॉर इट, जो भी उसमें अपीयर होना चाहे। द सिस्टम ऑफ सेलेक्टिंग ऑफिशियल रिमेन इन प्लेस विद सम चेंजेस टिल 1911 तक ये सिस्टम रहा, कुछ चेंजेस हालांकि इसमें होते रहे। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था क्लास 7th हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर। होपफुली आप सभी को क्लियर होगा। क्वेश्चन आंसर्स वी विल कवर इन अनदर वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।